आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद है कि सारे कुड़ियां ते मुंडे तुसी ठीक होवोगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों की क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेट्स ऑफ रिएक्शंस को। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स की। उस प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। अब जो लोग डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हैं उनको तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई तुसी पिछला लेक्चर तक लो पहले, ठीक है, ताकि ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ जाए। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर देखा हुआ है और ये लेक्चर देख रहे हैं तो ये लेक्चर भी आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। डिटेल के साथ हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे और उम्मीद है कि आपकी कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी ये लेक्चर लेने के बाद, ठीक है। वैसे भी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये जो लेक्चर है ना चैप्टर नंबर 9 का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे जो आप चलेंगे चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ तो उनको समझने में भी आपको आसानी होगी, ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि एक केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस, जिस प्रोसेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जिनको आप रिएक्टेंट्स बोलते हैं आर कन्वर्टेड टू वन आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस नोन एज प्रोडक्ट्स, जो बेसिकली एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं जिनको आप प्रोडक्ट्स बोलते हैं। दोबारा से समझ लीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मीन्स के एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस नए सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, एक या एक से ज़्यादा। तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके सामने मैंने ये एक केमिकल इक्वेशन राइट की फॉर्मेशन ऑफ वाटर की, जिसमें हाइड्रोजन के 2 मोल्स और ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहा है, जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही बन रहा है जो कि बेसिकली वाटर है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। अब यहाँ पे हम लोग रेट की 3 डेफिनेशंस कवर करेंगे। 3 डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा रेट की। फिर उसके बाद हम लोग रेट को कैलकुलेट करने का फार्मूला भी देखेंगे, ठीक है। तो 3 डेफिनेशंस बताने लगा हूँ, उनमें से आप कोई भी एक प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, जो आपको आसान लगे। हैं तो वैसे तीनों ही आसान। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले पहली डेफिनेशन, रिएक्शन रेट या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है केमिस्ट्री में? द स्पीड एट विच ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स, कि केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं?
रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, या रिएक्शन रेट सिंपली। ठीक है, सो ये आसान सी डेफिनेशन थी, समझ आ गई होगी। अच्छा, इसी तरह से आप रेट को एक और तरीके से डिफाइन करते हो। कैसे? सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट में जो चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही होती है। ठीक है, सो उसको भी बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे जनरली एक केमिकल रिएक्शन ले लिया हमने, जिसमें ए जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं और बी क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। अब देखें, स्टार्ट में जब प्रोडक्ट्स ज़ीरो होते हैं तो सारे के सारे आपके पास रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मीन्स कि अभी रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करना स्टार्ट नहीं किया, अभी आपके पास सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स तो बने ही नहीं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़ीरो होती है। जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ये रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ग्राफिकली भी इसको देख लेते हैं। एक तरफ हम लोग टाइम ले लेते हैं और दूसरी तरफ ले लेते हैं कंसंट्रेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि एट द स्टार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे देखें, वाई एक्सिस पे हम लोग कंसंट्रेशन ले रहे हैं। ये जो ग्राफ है ये रिएक्टेंट्स का ग्राफ है। तो देखो, स्टार्ट में सारे के सारे आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट क्या कितने होंगे? प्रोडक्ट ज़ीरो हैं आपके पास। ये जो ग्राफ है ये प्रोडक्ट्स का ग्राफ है। ठीक है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो रिएक्टेंट्स हैं, देखो उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ। ठीक है, और प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो गए, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ग्राफ। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हो, विच इज़ थर्ड डेफिनेशन। कैसे डिफाइन करते हो? द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम, या द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। टाइम के एतबार से, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कमी आना और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में इजाफा होना, तो इसको भी बेसिकली क्या बोलते हो आप? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि स्टार्ट में रिएक्टेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, और प्रोडक्ट्स ज़ीरो होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे हमारे अभी जनरल केमिकल रिएक्शन में ए हमारे पास रिएक्टेंट्स थे और बी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं फार्मूला रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करने का। कैसे आप रिएक्शन रेट को कैलकुलेट करते हो? सो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस। अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे रेट कैलकुलेट कर रहे हो, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ले रहे हो या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ले रहे हो। ठीक है, सो कंसंट्रेशन में जितना चेंज आता है उसको आपने डिवाइड कर देना है उस टाइम पे जितने टाइम में चेंज आ रहा है। सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। ठीक है, सो इस फार्मूले से आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करते हो, कैलकुलेट करते हो। या हम इसको कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, कि डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स।
बेसिकली कंसंट्रेशन में, ठीक है। रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज, उसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा टी, मतलब टाइम टेकन फॉर चेंज। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डेल को, जनरली डेल्टा को आप इस सिंबल से डिनोट करते हो ना, और यहाँ पे फिर आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन को, और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। दोनों हालतों में ठीक होगा आपका फार्मूला। क्लियर हो गया। अब हम एक जनरल केमिकल रिएक्शन के लिए रेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स के लिए अलग हम रेट कैलकुलेट करेंगे और प्रोडक्ट्स के लिए अलग हम रेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपने अभी जनरल फार्मूला देख लिया रेट का, कि रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो ये एक जनरल केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और बी क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। सो अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो कुछ इस तरह से करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। ये तो था जनरल फार्मूला, ठीक है, कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, फॉर ए चेंज। अब क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्टेंट्स हमारे पास इस जनरल केमिकल रिएक्शन के लिए ए हैं, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रिएक्टेंट्स को, तो सब्सटेंस हमारे पास ए हो गया। सो यहाँ पे राइट करेंगे डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए, मीन्स के कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज को, तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर ए चेंज, डेल टी, ठीक है। सो यहां से आपके पास रेट आ जाएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। यहां पे साथ आपको नेगेटिव का साइन नजर आ रहा है, तो ये नेगेटिव का साइन क्यों लगाया हुआ है? नेगेटिव का साइन इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है, कम होती है, ठीक है। सो ये नेगेटिव साइन डिक्रीज होना, कम होना किस चीज़ का, कंसंट्रेशन का। सो ये कंसंट्रेशन का कम होना रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या अगर आप ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट्स को एनालिसिस कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, आपकी नज़र प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर है, सो आप इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी रिएक्शन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे? सेम फार्मूला लगाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल एक्स ओवर डेल टी। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सब्सटेंस जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को हम, बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेल बी ओवर डेल टी आ जाएगा कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर ए चेंज। यहाँ पे आप साथ देख रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, सो ये पॉजिटिव का साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का इंक्रीज होने को, क्योंकि देखें एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो इनिशियली प्रोडक्ट्स ज़ीरो होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। सो ये पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक हो गया। सो आपकी मर्जी है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स कैलकुलेट करें, आपकी मर्जी है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करें रेट, ठीक है, या क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई कर देगा आपको, ठीक है। एनी हाउ ये जनरल फार्मूला रिएक्टेंट्स, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स आपने रेट देख लिया और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपने रेट देख लिया, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम देख लेते हैं यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन के यूनिट्स क्या होते हैं। अब देखो द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब,
ठीक है, ये आपने क्लास 10 में चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर था उसमें आपने ये पढ़ा हुआ है कि कंसंट्रेशन या अमाउंट या जिसको आप एक्टिव मास बोलते हो उसका क्या यूनिट होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एंड टाइम इज सेकंड, और टाइम का क्या यूनिट होता है, सेकंड होता है। सो यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि देखो रेट ऑफ द रिएक्शन के फार्मूले में ऊपर न्यूमिनेटर में क्या है, कंसंट्रेशन, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम, तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है। सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, रिएक्शन रेट का यूनिट होता है। ये भी तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन इन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के। एक केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज कैसे आता है, ठीक है। बहरहाल ये एक्सप्लेन तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो फॉर ए जनरल केमिकल रिएक्शन जिसमें ए हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और बी क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। The slope of the graph for both the reactants and products is steeper in the beginning than at the later stages। वो कह रहा है कि भाई अगर आप देखो ये इस पॉइंट तक देख लो, इस पॉइंट से पीछे ग्राफ को देखो तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है रिएक्टेंट का, और इस पॉइंट से पीछे ग्राफ को देखो ये प्रोडक्ट्स का ग्राफ है, ये तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो वो यही बात कर रहा है कि भाई स्टार्ट में इनिशियल स्टेजेस पे जो ग्राफ है ना वो आपका मोर स्टीपर होता है, मतलब खड़ा ग्राफ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्व्ड ग्राफ नहीं होता। इसका क्या मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स तेज़ी के साथ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स की अमाउंट जो है वो तेज़ी के साथ कम हो रही है और प्रोडक्ट्स की अमाउंट तेज़ी के साथ इंक्रीज हो रही है, ठीक हो गया। एट द इनिशियल स्टेजेस, स्टार्ट में केमिकल रिएक्शन के। फिर आप देखते हो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स का ग्राफ जो है वो लेस स्टीप होता जाता है, ठीक है, और इसी तरह से प्रोडक्ट्स का ग्राफ भी लेस स्टीप होता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फिर आगे चलकर ना बाद में आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, स्टार्ट में तेज़ी के साथ बनाते हैं और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता बनाते हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि भाई इनिशियली स्टार्ट में जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो तेज़ होता है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ रेट कम होता जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इंडिकेट्स द रैपिड डिक्रीज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रैपिडली तेज़ी के साथ डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रैपिडली इंक्रीज होती है, तेज़ी के साथ इंक्रीज होती है। एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, आगे चलता है, द स्लोप बिकम्स लेस स्टीप शोइंग डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी मैंने आपको बता दिया कि वक्त के साथ साथ ये लेस स्टीप होता जाता है, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स अब स्लोली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है रेट भी कम हो गया रिएक्शन का, ठीक हो गया, स्लो हो गया। फाइनली द ग्राफ बिकम्स हॉरिजॉन्टल एंड द रिएक्शन स्टॉप्स। और फाइनली सारे के सारे रिएक्टेंट्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो ये देखो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। सो ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा बिल्कुल, और इसी तरह से प्रोडक्ट्स का ग्राफ भी आगे चलकर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स नहीं है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स बना दिए, रिएक्टेंट्स ख़त्म हो गए, प्रोडक्ट्स बन गए सारे। सो हमारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। दस द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नेवर यूनिफॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि भाई रेट जो है ना रिएक्शन का वो कभी भी सेम नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं रहता, ठीक है। जैसे हमने बताया कि स्टार्ट में तेज़ होता है और जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे हम रेट जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पे रेट की वैल्यू जो है वो सेम आए, रेट सेम आए, ठीक है, ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कंटिन्यूसली डिक्रीजेज, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही होती है
वाइल दोज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, और टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है, डिस्कस कर चुके हैं। देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेज कंटिन्यूसली, सो हम कहेंगे कि रेट भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तेजी के साथ रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे तो रेट ज्यादा, अगर स्लोली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो रेट कम, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होंगी चीजें। अब हम देख लेते हैं एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान आप रिएक्शन रेट का फार्मूला लगा के रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, सो इसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल देता हूं कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ, 5 सेकंड और 10 सेकंड के दरमियान आप कैलकुलेट कर रहे हो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को, सो इसको फिर क्या बोलेंगे हम, एवरेज रेट बोलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है। अभी हम आके एग्जांपल करेंगे, समझ आ जाएगा आपको। The average rate of reaction over any time interval can be determined from the difference in concentration divided by the difference between the measurement times। जैसे देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ना कि हम लोग सपोज 5 सेकंड और 10 सेकंड के दरमियान रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 10 सेकंड पे जो कंसंट्रेशन होगी ना, उस कंसंट्रेशन में से माइनस कर देंगे जो कंसंट्रेशन 5 सेकंड पे होगी, ठीक है। सो क्योंकि न्यूमरेटर में क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और उसको डिवाइड कर देंगे चेंज इन टाइम, ठीक है। टाइम में कितना चेंज आया, सो वो कैसे पुट करेंगे, 10 - 5 कितना बनता है, 5, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन को टाइम से डिवाइड कर देंगे, यही है ना फार्मूला रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का। सो हमारे पास एवरेज रेट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखो फार्मूला नहीं चेंज करना आपने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। फार्मूला वही है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या एवरेज रेट वो इक्वल हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर ए चेंज। दोनों तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, रिएक्टेंट्स को लेकर भी और प्रोडक्ट्स को लेकर भी। जैसे मैंने बताया कि रिएक्टेंट्स, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो नेगेटिव का साइन लगाते हो। क्यों लगाते हो, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करते हो रेट तो पॉजिटिव का साइन लगाते हो। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है वक्त के साथ साथ। जब हम एवरेज रेट की बात कर रहे हैं तो एवरेज रेट के लिए मैंने आपको बताया कि दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान जब आप रेट कैलकुलेट करते हो ना, उसको एवरेज रेट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कंसंट्रेशन को, अमाउंट को, एक्टिव मैसेज को, वो बेशक रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो, ठीक है। डेल्टा जो आप लगा रहे हो ना और दो इंटरवल ले रहे हो आप, ठीक है। अब दोनों जगह पे आप डेल्टा यूज कर रहे हो, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ भी और टाइम के साथ भी। सो अगर आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के साथ डेल्टा यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स, तो एवरेज रेट के लिए आपने क्या करना है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि सपोज 5 सेकंड और 10 सेकंड के दरमियान आप रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम एवरेज रेट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कौन सी कंसंट्रेशन की वैल्यू आएगी, 10 सेकंड वाली, और यहाँ पे 5 सेकंड वाली, ठीक है। इसी तरह से टाइम भी क्या आ जाएगा, 10 - 5, ठीक है। अगर हम सेकंड में ले रहे हैं तो 10 सेकंड - 5 सेकंड। सो ये समझ आ गया होगा आपको। साथ ही आपको ए और बी लिखा हुआ है, डिवाइड हो रहा है ये ए और बी से,
ठीक है। अगर हम रिएक्टेंट्स की बात करें, सो यहाँ पे भी आप डिवाइड कर रहे हो ए से, और यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे भी हम डिवाइड कर रहे हैं बी से। तो ये जो ए और बी होते हैं ना, ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हो। चैप्टर नंबर 1 में आप डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें याद होगा आपको कि हम ना जनरल रिएक्शन लेते थे, जैसे क्लास 10 में भी आपने केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपने केसी की डेरिवेशन की थी, ठीक है। इसी तरह से इस क्लास में चैप्टर नंबर 7 में आपने केसी की डेरिवेशन की, ठीक है। ए बी, कैपिटल ए बी 2 रिएक्टेंट्स थे, कैपिटल सी डी 2 प्रोडक्ट्स थे, और स्मॉल ए बी रिएक्टेंट्स के मोल्स थे और स्मॉल सी डी प्रोडक्ट्स के मोल्स थे। तो ये ए और बी जो हैं ये वही मोल्स हैं, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको? साथ साथ नहीं समझ आ रहा तो देखते जाएं लेक्चर, आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे, उससे आपको डिटेल के साथ समझ आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। सो एनी हाउ, इस तरह से हम लोग एवरेज रेट को डिफाइन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। अब हम देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे डिफाइन करते हो? द रेट ऑफ रिएक्शन इन ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, आप देखो, एवरेज रेट के लिए हम 2 इंटरवल ले रहे थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 5 सेकंड और 10 सेकंड के दरमियान हम कैलकुलेट कर रहे थे। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी टाइम पे आप रेट कैलकुलेट कर लो, जैसे 2 सेकंड पे आप कैलकुलेट कर लो, 5 सेकंड पे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इसमें इंटरवल नहीं लेना आपने, ठीक है। सो किसी भी टाइम पे आप रेट जो कैलकुलेट करते हो ना, उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट टाइम। जिस टाइम इंटरवल नहीं, जिस टाइम पे भी आपने रेट कैलकुलेट करना है ना, तो ग्राफ के ऊपर ना उस पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। जैसे देखो, ये रिएक्टेंट्स का कर्व है और ये है प्रोडक्ट्स का कर्व, ठीक है। मैं सपोज इस पॉइंट पे ना मैं रेट कैलकुलेट करने लगा हूं, ठीक है। ये यहां पे आपको टाइम नजर आ रहा है एक्स एक्सिस पे, कोई भी टाइम हो सकता है, ठीक है। सो इस टाइम पे ना मैं रेट कैलकुलेट करने लगा हूं, तो इस पॉइंट पे ना ग्राफ पे आप एक टेंजेंट ड्रा करोगे इस तरह से, सीधी लाइन जो कि एक पॉइंट पे मिलती है ग्राफ के साथ, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। टेंजेंट कोई भी ऐसी लाइन होती है जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ग्राफ को, या एक पॉइंट पे मीट करती है, ठीक है। सो हमने ये स्ट्रेट टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक हो गया। अब अगर हम इस टेंजेंट को देखें, सो इस पॉइंट से ना मैं इसके एंड पॉइंट तक बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट डॉटेड लाइन से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। और इसी तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा। सो ये एक ना ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक हो गया। अब क्योंकि देखो y एक्सिस पे ले रहे हैं हम कंसंट्रेशन, सो ये जो y एक्सिस वाली लाइन है ना, y एक्सिस पे, ठीक है, सो ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्योंकि देखो ये ग्राफ किस चीज़ का था, ये वाला, ये ग्राफ था प्रोडक्ट्स का। सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट को हम डेल्टा P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और टाइम को हम डेल्टा T से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक हो गया। सो यहां तक समझ आ गया कि कैसे हम इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करते हैं। ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। अब वो प्रोडक्ट का ग्राफ भी हो सकता है, वो रिएक्टेंट का भी हो सकता है। हमारे केस में प्रोडक्ट का ग्राफ है ये, जिस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और उसकी मदद से हमने एक ट्राइंगल बना ली ऐसे, ठीक है। y एक्सिस पे क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ले रहे हैं, सो ये आ गया चेंज इन द कंसंट्रेशन इन द प्रोडक्ट्स, डेल्टा P से रिप्रेजेंट कर लिया। x एक्सिस पे क्योंकि टाइम ले रहे हैं, तो ये इतना जो चेंज आया ये टाइम का चेंज आया, ठीक है, x एक्सिस पे। फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे
मैंने अभी बताया कि स्लोप कैलकुलेट करते हैं, और स्लोप कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है? आसान फार्मूला क्या होता है? राइज ओवर रन। राइज का मतलब होता है ऊपर मूव करना, रन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली मूव करना। राइज का क्या मतलब होता है? वर्टिकली मूव करना, और रन का क्या मतलब होता है? हॉरिजॉन्टली मूव करना। तो राइज जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस और रन जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन द ग्राफ। हमारे केस में राइज क्या है? ये वाली जो लेंथ है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये राइज है, और रन क्या है? ये वाला डिस्टेंस, ऐसे। ठीक है। सो स्लोप या इंस्टेंटेनियस रेट एक ही बात है। ठीक है। सो यहां पे हमारे केस में ये जो राइज है, ये वाली जो लेंथ है या ये जो डिस्टेंस है, इसको हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो राइज की जगह पे डेल्टा पी आ गया, और यहाँ पे रन, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये हमारे पास डेल्टा टी आ गया, रन। ठीक है। सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर? इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज होती है टाइम के साथ साथ। ठीक हो गया। सो इस तरह से इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर लोगे आप। अच्छा, अब हम रिलेशन देख लेते हैं बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है। 3 पॉइंट्स बताने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना। ठीक है। इन द बिगिनिंग देख लेते हैं पहले, केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट में। जैसे मैंने बताया था कि स्टार्ट में रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट्स कम होते हैं। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इंस्टेंटेनियस रेट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एवरेज रेट इन द बिगिनिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है। क्योंकि देखो, इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी टाइम पे आप रेट कैलकुलेट कर लेते हो, उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी उस रेट से जो कि आप 2 इंटरवल्स के दरमियान कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है। ये आगे हम एग्जांपल्स करेंगे, साथ साथ ये चीज़ें हमारी क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल आपने बस याद रखना है बहुत अच्छे से कि इन द बिगिनिंग इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होता है और एवरेज रेट कम होता है। ठीक है। अभी इसकी मैं एग्जांपल यूँ दे सकता हूँ आपको कि सपोज एक गाड़ी है ना, मेहरान है, वो मोटरवे पे जा रही है मज़े से। ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है। और एक पीछे से ना सिविक आ रही है बड़ी स्पीड के साथ। ठीक है। उसको हम बोल देते हैं एवरेज रेट। सो अभी जिस वक्त हम नोट कर रहे हैं ना, मेहरान आगे है और सिविक जो है वो पीछे है। सो मेहरान आगे और सिविक पीछे। अब क्योंकि सिविक जो गाड़ी है उसकी स्पीड है तेज, तो एक वक्त आएगा कि मेहरान और सिविक बिल्कुल साथ साथ हो जाएंगे। ठीक है। फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल हो जाएगा एवरेज रेट के। देखो ना, एट द एंड जो है, क्योंकि सिविक जो है वो बहुत स्पीड से आ रही थी, उसने आगे तो निकल जाना है, लेकिन कुछ लम्हे के लिए ना मेहरान और सिविक गाड़ियाँ दोनों वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़ जाएंगी। ठीक है। सो इसी तरह से हमारा रिएक्शन भी जब आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मूव करेगा तो एक वक्त आएगा कि इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट की ना वैल्यू सेम आएगी फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। और फिर एट द एंड होगा क्या? सिविक आगे निकल गई और मेहरान बेचारी पीछे रह गई, तो इंस्टेंटेनियस रेट कम हो गया और एवरेज रेट ज़्यादा हो गया। ठीक है। सो ये आपने 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है। सो ये तो था आपका आज का लेक्चर रेट्स ऑफ रिएक्शंस का। होपफुली ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो गया होगा। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन ਹੁੰਦਾ है तो ਤੁਸੀਂ कमेंट सैक्शन ਵਿੱਚ कमेंट कर दिया करो। ठीक है। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर मार दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि दूसरा का भी कुछ भला हो जाए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।